गुड इवनिंग क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इट इज अ मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ये भी एक तरीका है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। बेटा, जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्टनरशिप का बदलाव, जिसमें एक कारण हो सकता है चेंज इन PSR, जो हमने पिछला चैप्टर किया। दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा मोड हो सकता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होना, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम यहाँ न्यू पार्टनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज A और B पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। C एक व्यक्ति है न्यू पार्टनर, वो इस फर्म को ज्वाइन करना चाहता है। जब वो इस फर्म में आ जाएगा तो एक नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, क्योंकि पहले जो एग्रीमेंट था वो इन दोनों के बीच में था। इसके आने के बाद अब एग्रीमेंट इन तीनों के बीच में बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप इन दोनों की थी, विद ओल्ड एग्रीमेंट, पुराने एग्रीमेंट के साथ। अब इसके आने के बाद ये 3 जने हो गए, 3 लोग हो गए। अब इसे हम बोलेंगे न्यू पार्टनरशिप विद न्यू एग्रीमेंट, क्योंकि अब इन्हें नया पार्टनरशिप डीड लिखना पड़ेगा। तो पुराने डीड का एंड हो जाता है, नया डीड लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ कर रखें, ठीक है, कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये एक सबसे पहला चेंज होता है। अब जो नया एग्रीमेंट के हिसाब से क्या बातें होंगी वो हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ कॉमन सी चीजें हैं जिसे हमें पहले समझना है ताकि हम प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ना आ सके। व्हेन न्यू पार्टनर C एडमिट इन द एग्जिस्टिंग फर्म, जब वो नई फर्म में आएगा, ही विल कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू बिकम अ पार्टनर। कोई फ्री फंड में तो उसको पार्टनर बनाएगा नहीं, कहेगा तुम पार्टनर बनने आ रहे हो तो तुम कुछ पैसा लेकर आओ, पूंजी लगाओ, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल तो चाहिए होती है। अगर 2 पार्टनर है तो दोनों ने पैसा लगाया, अब एक और आ रहा है तो वो भी कुछ कैपिटल लगाएगा, ठीक है। तो वो उसमें पार्टनर बनने के लिए क्या लाता है? कैपिटल लाता है। फिर आता है न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर। यहाँ मैंने गेनिंग पार्टनर क्यों लिखा, इसको मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगी तब आपको क्लियर करूंगी क्यों मैंने यहाँ न्यू पार्टनर के अलावा गेनिंग पार्टनर लिखा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यू पार्टनर will compensate to the sacrificing partners amount of share of goodwill। अब आप देखिए, वो एक नई फर्म ज्वाइन करता है C, उसके लिए वो कैपिटल लगाता है। यहाँ उसने C आया और कैपिटल लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो टोटल प्रॉफिट था इस बिजनेस का, पहले ये 2 लोग खाते थे, अब 3 लोगों में बटेगा, तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस होगा ही ना, क्योंकि C कुछ शेयर ले जाएगा प्रॉफिट का, तो A B दोनों को सेक्रीफाइस हो सकता है, केवल A को हो सकता है। तो ऐसे में अगर कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है तो C उसको बदले में कुछ पैसा देगा, उस शेयर के, प्रॉफिट के शेयर के बदले में। कैपिटल एक अलग चीज है जो बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए ला रहा है, लेकिन जो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बदले में भी तो न्यू पार्टनर उनको कुछ अमाउंट देगा। वो अमाउंट कितना होगा वो हम गुडविल से निकालते हैं, ठीक है। किससे निकालते हैं? गुडविल। आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा, जितनी फर्म की गुडविल होती है उसमें गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालकर वो एंट्री करते हैं। तो वो अमाउंट हम कहाँ से निकालते हैं? गुडविल के अमाउंट से, जिसको गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर से निकाला जाता है। एक बार दोबारा से ये पॉइंट देखते हैं, न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर। इस क्वेश्चन में गेन किसको हो रहा है? C को हो रहा है। C को नया शेयर मिल रहा है ना बेटा, और सेक्रीफाइस हो सकता है A B दोनों कर रहे हो। न्यू पार्टनर विल या गेनिंग पार्टनर, जिसको गेन हो रहा है, विल कंपनसेट टू द सेक्रीफाइस पार्टनर, क्योंकि उनकी रेशो कम हो रही है प्रॉफिट की। क्या शेयर करेंगे, देंगे, लेकिन कितना पैसा?
अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, जितना उनका गुडविल का शेयर बनता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो के हिसाब से। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। फिर आता है थर्ड पॉइंट, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द न्यू पार्टनर बिकम, जब एडमिशन हो जाएगा जो नया पार्टनर है वो लाइबल होगा फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड एंटाइटल्ड टू हैव शेयर इन एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जब यहाँ दो पार्टनर में एक तीसरा आ गया तो नई फर्म की नया एग्रीमेंट बना, नए एग्रीमेंट के हिसाब से वही बिजनेस आगे कंटिन्यू चला, बिजनेस खत्म नहीं हुआ, बिजनेस आगे कंटिन्यू, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हुआ। तो अब जो बिजनेस की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उसमें वो भी हिस्सेदार बन गया। एसेट्स के लिए हकदार, लाइबिलिटी के लिए लाइबल, और आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट्स के लिए वो भी शेयर करेगा। तभी तो वो कैपिटल का अमाउंट ला रहा है, तभी तो उसको ये सब करने को, शेयर करने को देंगे, नहीं तो पुराने पार्टनर क्यों देते। ठीक है ना। अब आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट के हिसाब से क्या कहा जाता है, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर तभी बनाया जा सकता है, एक नया पार्टनर तभी एडमिट किया जा सकता है, कब, जब पहला पॉइंट है इफ इट इज एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, वो ऐसा कर सकते हैं, ये बात एग्रीमेंट में लिखी हो। इफ इट इज एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, तब नया पार्टनर उस फर्म को ज्वाइन कर सकता है। दूसरी बात, इफ डीड इज साइलेंट, यानी डीड में कुछ नहीं लिखा कि नया पार्टनर एडमिट किया जा सकता है या नहीं, एक साइलेंट है, देन तो क्या करेंगे, ऑल द पार्टनर्स एग्रीड फॉर द एडमिशन, यानी न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ऐसी सिचुएशन में सभी पार्टनर्स की कंसेंट, सहमति जरूरी है, अदरवाइज न्यू पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। क्लियर। चलिए, अब नया पार्टनर एडमिट हो गया, कैसे भी, ऐसे या वैसे। एडमिट होने के बाद आफ्टर एडमिशन उस पार्टनर को क्या राइट मिलेगा। जब वो पार्टनर आएगा तो पार्टनर दो चीजें लेकर आ रहा है, एक तो उस कैपिटल लेकर आ रहा है और दूसरा गुडविल का कुछ अमाउंट लेकर आएगा जो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, क्योंकि उसने अपने हिस्से का प्रॉफिट काट कर नए पार्टनर को दिया। तो आफ्टर एडमिशन राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या है, पहला राइट क्या है उसका, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उसे फ्यूचर में जब प्रॉफिट कमाएगी, पैसा अर्न करेगी, तो उस नए पार्टनर को भी हिस्सा मिलेगा, ये उसका राइट है। दूसरा, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर में अगर कभी एसेट्स को बेची जाती है या वाइंड अप किया जाता है तो उन एसेट्स में उस नए पार्टनर का भी हक है। तो किसी बच्चे ने पूछा कि मैं वो एसेट्स उसने थोड़ी ना खरीदी थी, उसकी थोड़ी ना थी, वो एसेट्स पुरानी चली आ रही थी, ठीक है, लेकिन जब वो नया पार्टनर बना, एडमिट हुआ, तो उसने फ्री में तो नहीं बना ना, उसके बदले में, उन एसेट्स के बदले में ही तो उसने कुछ पैसा कैपिटल के रूप में लगाया, इसलिए उसका प्रॉफिट में भी हिस्सा है और एसेट्स में भी हिस्सा है। ठीक है। अब आता है कि जब वो नया पार्टनर बन जाता है, या राइट्स की तो बात कर रहा है, उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। लाइबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होगी, अगर वो प्रॉफिट का हिस्सेदार है तो लॉस का भी होगा। इफ एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म, न्यू पार्टनर विल बी लाइबल फॉर हिज शेयर, तो उस शेयर के लिए वो भी लाइबल होगा। जब प्रॉफिट लेता है, यहाँ पर ये प्रॉफिट ले रहे हैं ना बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो फ्यूचर लॉसेस के लिए भी वो होगा। सेकेंड, जब ये एसेट्स की मांग कर रहा है कि वो एसेट में हिस्सेदार है, तो अगर बिजनेस में कोई लाइबिलिटीज होंगी तो उसको पे करने में भी वो लाइबल होगा। एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर हिज एडमिशन, अब उसके एडमिशन के बाद या पहले से जो भी लाइबिलिटीज चली आ रही है तो उसके लिए भी वो लाइबल होगा, क्योंकि अब वो नया पार्टनर जो है
बिजनेस का हिस्सेदार बन गया है बाय गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसको शेयर मिला उसके बदले में जो गुडविल का अमाउंट है। तो ये उसके एडमिशन के बाद के राइट्स और लायबिलिटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कभी कभी इन सब थ्योरी के क्वेश्चंस के ऊपर 1 मार्क जो 20 क्वेश्चंस आते हैं या केस स्टडीज आती है, ऐसे इन्हीं में से पॉइंट्स लेकर बनती हैं। अब आता है कि अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, एक नया पार्टनर कैपिटल क्यों लाता है, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था। तो हम कहेंगे अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल बिकॉज ही गेट राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन, क्योंकि उसे नई फर्म में एडमिशन के बाद वो जो उसकी एसेट्स हैं, पुरानी सारी एसेट्स हैं फर्म की, उसमें वो हिस्सेदार है, तो इसके बदले में वो कैपिटल का अमाउंट ला रहा है। ठीक है, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफ पार्टनर गेन्स इन PSR देन, अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि सपोज A और B पार्टनर है, ठीक है, A और B पार्टनर है और C एडमिट हुआ। C के एडमिट होने पर रेशो चेंज हो गई, एक थी ओल्ड रेशो, एक थी न्यू रेशो। अब जब रेशो चेंज हुई, इस क्वेश्चन में C को गेन हो रहा है, लेकिन रेशो चेंज होने पर बाय चांस कभी कभी A को गेन हो जाता है, तो ऐसे में तो A को भी गेन हो गया, C को भी गेन हो गया, और इसका मतलब डबल नुकसान किसको हुआ, B को हुआ। राइट, ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल जब करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। अभी आप बस थोड़ा सा इसको हिंट समझ लीजिए कि क्या होता है। सपोज राम और श्याम 2 पार्टनर्स थे, सोहन आया, सोहन को गेन हो रहा है, उसको शेयर मिल रहा है। राम और मोहन में से केवल जो है मोहन सेक्रीफाइस करता है, राम नहीं करता। ठीक है, या फिर रेशो चेंज होने पर राम कहता है मैं तो अपना उसके एडमिट कर रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ाओ, तो कभी कभी रेशो चेंज होने पर राम अपना प्रॉफिट बढ़ा लेता है, तो मोहन को डबल नुकसान हो गया। राम ने अपना शेयर बढ़ा लिया, उसको भी दिया, उसने अपने हिस्से में से देगा, मोहन कहाँ से देगा, और सोहन को भी अपने हिस्से में से देगा। ठीक है ना, सपोज कीजिए मैं अब एक एग्जांपल लेती हूँ, एक बिजनेस है, मैं इसको एक एग्जांपल लेती हूँ 6 रोटी से, 6 रोटी का प्रॉफिट हुआ, चपाती। 3 पार्ट A और B 2 पार्टनर है, ठीक है, दोनों जो है इक्वल पार्टनर है, तो 3-3 रोटी खाते हैं। नया पार्टनर आया, कौन, C, ये कहता है कि मुझे जो है ये इक्वल पार्टनर थे, अब ये कहते हैं इक्वल पार्टनर नहीं, अब हमारी रेशो रख दीजिए 3:2:1। ठीक है, अगर 3:2 तो 6 रोटी को इसमें बांटेंगे, ये 3 रोटी खाएगा A, B 2 खाएगा, C 1। तो देखा जाए तो C को तो 1 रोटी का फायदा हुआ, A में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और B को नुकसान हो गया 1 रोटी का। इसका मतलब ये जो C के पास 1 रोटी गई वो किससे आई, B से आई। रोटी किसने दी, B ने दी। ठीक है, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। A और B 2 पार्टनर थे और इक्वल पार्टनर थे, 6 रोटी थे, यानी वो दोनों 3-3 रोटी खाते थे। अब रेशो चेंज होने पर A, B और C, A कहता है रेशो बदलने पर मैं 4 खाऊंगा, B को 1, C को 1, यानी न्यू रेशो 4:1:1 बनी। ठीक है, तो देखा जाए तो यहां पर C को तो पहले कुछ नहीं था, C को तो गेन हो गया, लेकिन A को भी गेन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि A पहले 3 रोटी खा रहा था, अब कितनी खा रहा है, 4। तो इसका मतलब B ने 3 रोटी में से 1 रोटी C को दे दी और अपने ही शेयर में से 1 रोटी A को दे दी। तो नए पार्टनर के आने से अगर रेशो इस तरह से बदली तो A को भी फायदा हो रहा है, C को, B को डबल नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब हम चलें तो आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफ पार्टनर गेन्स इन PSR देन गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट। अब यहां पर A को भी कंपनसेट करना पड़ेगा, जितने से गेन 1 रोटी का जो फायदा हो रहा है उसके बदले में वो B को देगा कुछ पैसा। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर द अमाउंट विच इज पेड
विच इज पेड कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल। अब इसको कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट दिया जाएगा उसे हम गुडविल कहते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हमें ये देखना है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमें क्या क्या काम करने क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको बताया था। अगर आप चेंज इन पीएसआर अच्छे से करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको 50% चैप्टर एडमिशन का आ गया। देखिए, पहला स्टेप चेंज इन पीएसआर निकालना, रेशो को जो चेंज हुई है। इसमें हमें 3 ओल्ड रेशो तो क्वेश्चन में दी होगी। हाँ, अगर ओल्ड रेशो कुछ नहीं लिखा हो तो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था, इफ द डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ अ पार्टनर्स देन इट विल कंसिडर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, तो हमें नए पार्टनर के एडमिट होने पर न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालनी है। ये सारी चीजें आपने सीखी हैं, बाकी इसकी और प्रैक्टिस हम इस चैप्टर में करेंगे। फिर आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकालना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से ये आपको आता है पहले से। उसकी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसकी एंट्रीज कैसे की जाएंगी। बस ये जो 2 पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, इसका थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। बाकी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज इन पीएसआर जैसे हैं। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज है उसमें तो आपने केवल एक ही एंट्री करी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रेज करना, राइट ऑफ करना। इसके अंदर गुडविल की एंट्री करने का थोड़ा सा अलग तरीका है जिसे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ओल्ड रेशो में बांटना। आप जानते हैं, आपने बांटा है पिछले चैप्टर में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ओल्ड रेशो में बांटना, ओल्ड पार्टनर्स का है उसे भी आपने पता है, ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसके प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशो में। ये भी सब चीजें ओल्ड रेशो में बांटी जाएंगी क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स की हैं एडमिशन होने से पहले वाले एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपको मैंने सिखाई है लास्ट क्लास के अंदर। अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम 1 by 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1 by 1 प्रैक्टिस करेंगे। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर इससे करते करते लास्ट में इस टॉपिक के बाद फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। एक बात बेटा याद रख लीजिएगा कि एडमिशन ऑफ चैप्टर में से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 8 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लेज बड़ा एक आता है अभी तक। 8 मार्क्स का, 8 नंबर का, 80 में से 8 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। ये चैप्टर तैयार हो गया, पिछला अपने आप तैयार हो जाता है ना। कुछ सेम चीजें हैं तो सब थोड़ा थोड़ा इंटर रिलेटेड है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये जितना भी थ्योरी पार्ट मैंने डिस्कस करा है इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करो, थॉरली समझो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल भी और हमारे 1 मार्क क्वेश्चन भी इसी पर बेस आएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।